सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में, जहां हम कवर करेंगे सर क्या सीए फाइनल ऑडिट एमटीबी 2 जितने भी नए नए क्वेश्चंस हैं फॉर योर नवंबर 24 एग्जाम्स। सर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज के साथ। एमसीक्यूज में आपको बता दूं बहुत ही प्यारे, बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग एमसीक्यूज हैं, यानी जिस जिस बच्चे ने एमटीबी 2 लिखा होगा ना, एमसीक्यूज में सर मजा आ गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जब बात करता है पीहू लिमिटेड की। पीहू लिमिटेड इज अ कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किड्स टॉयज। द कंपनी सेल्स इज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, और मोहन सोहन एंड एसोसिएट्स को क्या बनाया गया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। जब ऑडिट कर रहे थे तो मोहन ने क्या देखा सर, मोहन ने मैनेजमेंट को मांगे क्या, ईमेल एड्रेस। सर ईमेल एड्रेस किसके, डेटर्स के, फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग कंफर्मेशन। अब मैनेजमेंट ने सेल्स सुपरवाइजर, क्योंकि डेटर्स का काम है तो सेल्स सुपरवाइजर का डिटेल्स रहेंगी, इसने सेल्स सुपरवाइजर को बोला कि आप ही कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दो डेटर्स को और सारे रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लो। बट मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं बात करता हूं सर किसकी, SA505 यानी एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहती है सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन शुड बी अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। ये एक डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स होना चाहिए किससे, कंफर्मिंग पार्टी से टू द ऑडिटर। तो एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट कलेक्ट करके ऑडिटर को देगी तो क्या ये डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स है, आंसर इज नो। तो यहां पे एक ये गड़बड़ हमको मिल गई, यहां पे एक ये गड़बड़ हमको मिल गई कि सेल्स सुपरवाइजर कलेक्ट करेगा, दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग। अब आओ आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीहू लिमिटेड ऑल्सो इन्फॉर्म सीए मोहन दैट कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टू ट्रेड रिसीवेबल्स। ये दो ट्रेड रिसीवेबल कौन है सर, मून लिमिटेड और सन लिमिटेड। ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहां पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी डेटर और क्रेडिटर में डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे केस में हम मैनेजमेंट से रीजन समझते हैं, रीजन समझ के उस रीजन को चेक करते हैं क्या वो वैलिड और रीजनेबल है। प्लस हम हार नहीं मानते, हम यहां पे हार नहीं मानते, हम क्या करते हैं, हम सर यहां पे करते हैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करके चलते हैं। प्लस अगर लगता है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल रहा है या मैनेजमेंट का रीजन रीजनेबल नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप पे TCWG का दरवाजा खटखटाते हैं और SA705 के हिसाब से अपने ओपिनियन पे इंपैक्ट देखते हैं। क्या ये बात याद है? हाँ सर। अब ये कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड रिसीवेबल्स सेल्स सुपरवाइजर प्रोवाइडेड मोहन विद द बैलेंस कंफर्मेशन। अब कहता है विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वारंटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA। तो सर सिंपल सी बात है, यहां पे सेल्स सुपरवाइजर को कलेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, मोहन को डायरेक्टली लेनी चाहिए थी। दूसरी बात, जहां पे डिस्प्यूट है यहां पे मोहन को ऑल्टरनेट प्रोसीजर करने चाहिए थे। तो पार्ट ए कहता है मोहन शुड नॉट हैव रिलाइड ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ मून एंड सन एंड शुड हैव परफॉर्म्ड ऑन ऑल्टरनेट प्रोसीजर। बात तो सही है सर, ये चीज करनी चाहिए थी। बी पार्ट कहता है मोहन शुड हैव ऑब्टेन्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल अदर ट्रेड रिसीवेबल इंस्टेड ऑफ सेल्स सुपरवाइजर रिसीविंग एंड प्रोवाइडिंग टू ऑडिटर। सर ये भी बात सही है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में कहता है मोहन शुड हैव गिवन अ क्वालिफाइड ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू टू ट्रेड रिसीवेबल दैट इज नॉट अवेलेबल। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे कहीं लिखा है वो दोनों चीजें मटीरियल थी? क्या यहां पे लिखा है वो दोनों चीजें मटेरियल थी? प्लस क्या यहां पे लिखा है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से हमको एविडेंस नहीं मिला? सर ये बातें तो नहीं लिखी। तो जब आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सीधा क्वालिफाइड ओपिनियन पे नहीं जाओगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। CA Rajveer is conducting the audit of a manufacturing company. To streamline the audit process, he uses a sampling tool. अब सर सैम्पलिंग टूल में क्या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड। अब सर डेटा सेट बहुत ज्यादा है। ही ऑल्सो एम्प्लॉयज अ बॉट टू क्रॉस चेक द कंपनीज कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी पेमेंट्स लाइक GST एंड TDS। सर बॉट क्या होता है, ये भी आपका एक ऑनलाइन टूल रहता है। While reviewing the financial statement, राजवीर relies on Excel। ये Excel शीट यूज करता है ताकि अपनी कैलकुलेशंस को ऑटोमेट कर सके, जैसे वेरिएंस एनालिसिस और ट्रेंड रिपोर्ट्स। तो बेसिकली अपना ऑडिट कैसे कर रहा है सर, डिजिटल टूल्स को यूज करके, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग डिजिटली। तो सर ये क्या है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इट इज? एक होता है डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिट मतलब डिजिटल सिस्टम्स का ऑडिट। क्या ये डिजिटल सिस्टम्स का ऑडिट कर रहा है? मैंने कहा नहीं। क्या ये ऑडिट डिजिटली कर रहा है? आंसर इज यस। मैनुअली तो नहीं कर रहा, ट्रेडिशनली कर रहा है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। TK Associates is a CA firm which has been appointed as the auditor of the company for financial year 23-24। अब इसमें दो पार्टनर है सर। दो पार्टनर कौन है? एक है हमारा CAT और एक है हमारा CAK। जो CAT है सर, ये क्या है, ये फाइनेंस डायरेक्टर का भाई है। ये फाइनेंस डायरेक्टर जो कंपनी है उसका भाई है, ठीक है सर। और जो CAK है ये ओल्ड फ्रेंड है फाइनेंस डायरेक्टर का। तो मुझे एक बात बताओ,
अगर आप या तो भाई होते हो या लॉन्ग एसोसिएशन होते हो, मैं बोल दूं भाई का मतलब है पर्सनल रिलेशनशिप है, ओल्ड फ्रेंड का मतलब है लॉन्ग एसोसिएशन है। जब भी ये दोनों केस होते हैं सर, कौन सा थ्रेट आता है? 5 थ्रेट पढ़ते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, साफी। तो क्या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है? नहीं सर, तो सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं आएगा। क्या यहां पे कोई वकालत हुई जा रही है? क्या यहां पे कोई एडवोकेट की तरह एक्ट कर रहे हैं? नहीं सर। बट क्या मैं बोल दूं यहां पे फीलिंग्स होंगी? हाँ सर, जहां फीलिंग्स वहां फेमिलियरिटी थ्रेट, और यहां पे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे जो इन्होंने खुद ही बनाए हैं, तो रिव्यू थ्रेट भी नहीं आएगा। सो राइट आंसर विल बी 3 का सी। अब आ जाओ केस सिनेरियो 1, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले सर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कंपनी के पास सिग्निफिकेंट ग्रोथ थी इन पास्ट ईयर, बस इट हैज नॉट डन वेल ओवर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। एज पर एसए 570 देयर आर इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न असम्पशन पे दिक्कत आ रही है। अब आपने असेस करना है कि गोइंग कंसर्न है या नहीं, तो कौन सा प्रोसीजर आप नहीं करोगे, कौन सा प्रोसीजर आप नहीं करोगे। तो ये कहता है हम एनालाइज और डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि जो वो प्लांट इंस्टॉल करेंगे क्या इससे कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी। ठीक है सर। हम मैनेजमेंट के लीगल काउंसिल से पूछेंगे जो भी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स है उनका क्या इंपैक्ट आएगा और मैनेजमेंट की असेसमेंट रीजनेबल है कि नहीं। हम मैनेजमेंट से उसका फ्यूचर प्लान और स्ट्रेटेजी पूछेंगे कैसे वो शेयर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएगा। और लास्ट में क्या कहता है सर? लास्ट में कहता है हम डिस्कस करेंगे कंपनी का कैश फ्लो एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर विद द प्रोजेक्टेड अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, जब भी हम कैश फ्लो वाले ऐसे 570 वाले प्रोसीजर पढ़ते हैं, क्या शुभम सर ने बोला था हम यहां पे प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज देखेंगे या फिर हम पास्ट कैश फ्लोज देखेंगे? सर हमेशा मैं क्लास में बोलता था और आपकी बुक में भी लिखा है हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज देखते हैं, कभी भी पास्ट की बात यहां पे करते ही नहीं। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर की बात करोगे दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर, एक एक कीवर्ड से इंपैक्ट आता है। अगर आप यहां पे देखो ये सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक हैं। क्या प्लांट इंस्टॉल करने से काम ठीक होगा? सर काम की बात है। लीगल काउंसिल से समझना कि लिटिगेशन का क्या इंपैक्ट आएगा, ये भी काम की बात है। फ्यूचर प्लान और स्ट्रेटेजी देखना, ये भी काम की बात है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, गलती है डी में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सर बेसिकली अगर हम देखें, मैनेजमेंट ने एक एस्टीमेट बना रखा है फॉर अलाउंस ऑन डेटर्स एट 8%। सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, उनको हम अकाउंटिंग एस्टीमेट्स कहते हैं। फिर ये कहता है इनकी इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है, उससे एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी पे फर्क आता है। तो एडवाइस करो कौन से केस में हायर एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी होगी। तो अगर आप लोग क्लास में याद होगा हमने पढ़ा था कि सर हायर एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी कौन है सबसे अनसर्टेन इंसान इस दुनिया में? मित्रों आज रात 8 बजे से 500,000 के नोट टाटा बाय बाय, तो वो है मोदी जी। सर मोदी जी का क्या मतलब था? मोदी जी का मतलब था एम फॉर, सर एम से हमने पढ़ा था कि कोई मॉडल है जो एंटिटी ने खुद ही बनाया, यानी एंटिटीज स्पेशली डेवलप्ड स्पेशली डिजाइन मॉडल। ओ का मतलब था आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन, क्योंकि वो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं जज के हाथ में होती है। एंड डी का मतलब था डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी पब्लिक में ट्रेडिंग नहीं होती। तो यहां पे देखो सर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है जजमेंट अबाउट आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। यहां हमारा आंसर मिल गया, हमको आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। फिर ये कह रहा है एस्टिमेट्स फॉर इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूशंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड। हमने मैगी वाले एग्जांपल में पढ़ा था जो चीज फ्रीक्वेंटली मेड और अपडेट होती है उसमें गलती होने के चांसेस है ही नहीं, तो ये तो ठीक हो गया। ऐसा मॉडल विच इज वेल नोन एंड उसकी अजम्पशंस भी अवेलेबल है मार्केट प्लेस में, वो भी सर क्या होता है? उसमें भी लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है। एंड लास्ट में कहता है अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर डाउटफुल डेट्स वेयर द रिजल्ट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू made in prior period financial statement don't indicate a substantial difference between original estimate and actual outcome। यानी मैनेजमेंट का एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस अच्छा है जहां पे अकाउंटिंग एस्टीमेट और एक्चुअल आउटकम में सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलते, मतलब अकाउंटिंग एस्टीमेट और एक्चुअल आउटकम सिमिलर होते हैं। तो यहां पे भी गलती होने के चांसेस कम होंगे, यहां पे भी एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी कम होगी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब आ जाओ क्वेश्चन 6 पे। कंपनी इन द नोट्स अकम्पनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज्ड अ सूट फाइल अगेंस्ट द कंपनी। कोई केस वगैरह था। बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन हमें क्या करना है सर? हमें लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है। हमें अटेंशन ग्रैब करना है टू द मैटर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इसको कौन सा पैरा कहते हैं? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। ठीक है सर। तो ये कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा व्हेन द मैटर इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कह रहा है ईओएम पैरा डालो और ओपिनियन को क्वालिफाई कर दो। अरे क्वालिफाई क्यों करे जब उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखा है। सेकंड कहता है एडवर्स ओपिनियन क्यों जब प्रॉपर डिस्क्लोजर है। थर्ड पॉइंट डिस्क्लेमर अगेन क्यों जब प्रॉपर डिस्क्लोजर है। सो लास्ट पॉइंट कहता है आप यहां पे ईओएम पैरा डालोगे विद अ क्लियर रेफरेंस टू द मैटर एम्फसाइज्ड एंड डिस्क्लोजर। कहां वो डिस्क्लोजर मिलेंगे? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। कंपनी के पास एक शो कॉज नोटिस आया स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे। एज पर एसए 240
Auditor shall perform the procedure to identify instances of non-compliance with other laws and regulation. As the audit team of the company became aware of the information of non-compliance, which will not be a procedure. सवाल क्या है, क्या नहीं करना. तो पहले कहते हैं हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या हुआ, किन हालातों में हुआ, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस. सर ये तो करते हैं. डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड इफ दे डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और अगर आपको लगता है इंपैक्ट मटीरियल है, लीगल एडवाइस लेंगे. सर ये भी करते हैं. मॉनिटर द लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट. एक बात बता दो मेरे भाई, ये काम ऑडिटर का होता है या मैनेजमेंट का? सर ये मैनेजमेंट का काम होता है, तो ये चीज हम नहीं करते. तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. एंड लास्ट में कहता है जो भी इंप्लीकेशन है नॉन कंप्लायंस की, उसका इंपैक्ट देखना, रिस्क असेसमेंट और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये भी करते हैं. सो द सेवंथ का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. गॉट इट और नॉट? यस सर. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे. कंपनी हैड अवेल्ड सम अमाउंट ऑफ लोन फॉर अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट. जो लोन लिया उसमें से 35 lakhs मशीनरी के लिए ही था. बट द कंपनी एक्वायर्ड इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ मशीनरी जो कि था स्पाइस ग्राइंडर एंड मिक्सर इंस्टेड. तो इनको लेना था स्पाइस ग्राइंडर और इन्होंने ले लिया स्पाइस ग्राइंडर और मिक्सर. स्टेट विच ऑफ द ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो लोन किस पर्पस के लिए लिया था? 35 लाख का लोन लिया था मशीनरी खरीदने के लिए. यूज किस लिए किया? कोई दूसरी मशीनरी खरीदने के लिए. ये कहता है स्टेट द फैक्ट इन द कारो रिपोर्ट दैट द out of the term loan taken for machinery spicer grinder 35 lakh was not utilized for acquiring the machinery for which it was sanctioned. अगला पॉइंट कहता है ask the management to change the terms and condition of loan. ये कभी भी हम ऐसी हरकतें नहीं करते. state the fact in Caro report that the term loan taken has been applied for the purpose for which it was sanctioned. ठीक है सर. and last में कहता है state the fact in Caro report that the term loan taken has not been applied for the purpose was sanctioned. also qualify the report. मुझे एक बात बताना दिल पे हाथ रख के, इधर आओ. मैंने अपने पापा से 10 रुपए लिए. मैंने अपने पापा से 10 रुपए लिए कि पापा मैं अंकल चिप्स खरीद के लाऊंगा. ठीक है सर. अब जब मैंने 10 रुपए लिए चिप्स खरीदने के लिए, तो मैंने अंकल चिप्स की जगह ना लेस खरीद लिए. मैंने क्या किया? अंकल चिप्स की जगह लेस खरीद लिए. सर लेस क्यों खरीद लिए? क्योंकि उसमें 20% एक्स्ट्रा मिल रहा था. तो एक बात बताओ, खरीदने तो चिप्स ही थे, खरीदने तो चिप्स ही थे. अब मैं अंकल चिप्स खरीदूं या मैं लेस खरीदूं, क्या फर्क पड़ रहा है? पर्पस तो चिप्स खरीदना था ना. सो सर यहां पे हमारा पर्पस क्या था? मशीनरी खरीदना. और ऐसा तो नहीं है मैंने कोई खराब मशीनरी खरीदी है. 45 लाख में स्पाइस ग्राइंडर मिल रहा था. अब मैंने 35 lakhs में स्पाइस ग्राइंडर मिल रहा था. मैंने स्पाइस ग्राइंडर के साथ मिक्सर भी खरीद लिया, 20% एक्स्ट्रा माल भी मिल गया. तो क्या मैंने वो पर्पस के लिए यूटिलाइज किया या नहीं किया? सर आपने पर्पस के लिए यूटिलाइज किया. तो आप यहां पे लिखोगे स्टेट द फैक्ट इन कारो रिपोर्ट दैट द टर्म लोन हैज बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस इट वाज सैंक्शन. यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर. अब आ जाओ केस स्टडी 2 में, मजा आ जाएगा तुम लोगों को. जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ और हो जाओ रेडी. चलो क्वेश्चन 9. ग्लोब एंड एसोसिएट सीएस वर ऑलरेडी अपॉइंटेड फॉर स्टॉक ऑडिट. इनको स्टॉक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया था बाय द ऑडिट कमिटी ऑफ 4 ब्रांचेस. So whether Globe and Associate CAs are authorized to accept the appointment as statutory audit of the same branches. दिल पे हाथ रख के बताना है जो स्टॉक ऑडिट होता है. सर ये क्या होता है? स्टॉक ऑडिट का मतलब होता है कि बैंक आपको अपॉइंट करता है कि जो भी उसके क्लाइंट्स हैं उनके जाके स्टॉक्स काउंट करो ताकि ड्रॉइंग पावर वगैरह चेक हो सके. तो जो स्टॉक ऑडिट होता है, इट इज लाइक अ इंटरनल असाइनमेंट ऑफ द बैंक. से विद मी सर, इट इज लाइक अ इंटरनल असाइनमेंट ऑफ द बैंक. तो जब आप बैंक का इंटरनल असाइनमेंट कर रहे हो, तो क्या आप एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज नॉट अलाउड. सर ये बात हम 2 जगह पढ़ते हैं. एक तो बैंक ऑडिट में मैं आपको ये बात पढ़ाता हूं, दूसरी बात यही सेम टू सेम चीज आपके प्रोफेशनल एथिक्स में भी दे रखी है. तो ये कहता है ग्लोब एंड एसोसिएट सीएस कैन नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, इट वाज नॉट ऑफर्ड बाय द ऑडिट कमिटी एंड बैंक मैनेजमेंट इज नॉट ऑथोराइज्ड. बिल्कुल गलत बात. ग्लोब एंड एसोसिएट्स कैन एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, बिल्कुल नहीं. दे कैन नॉट, तो कैन एक्सेप्ट वाले सारे गड़बड़ गए. डी पार्ट कहता है दे कैन नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज ऑडिट फर्म शुड नॉट अंडरटेक द स्टैट्यूटरी ऑडिट व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद इंटरनल असाइनमेंट इन द बैंक. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. अब आ जाओ क्वेश्चन 10 पे. वेदर द बैंक्स मैनेजमेंट इज authorized to appoint and fix the remuneration of statutory auditor without consulting the audit committee of the board of director or members in the AGM, select the option. तो यहां पे अगर हम देखें सर, बैंक कौन सा एक है? उनको बैंक लिमिटेड है जो ऑडिटर्स वगैरह को अपॉइंट कर रहा है. ठीक है. तो अगर मैं बोलता हूं उनको बैंक लिमिटेड, क्या मैं बोल दूं ये कंपनी है? हाँ सर. अगर ये कंपनी है तो कंपनी के केस में ऑडिटर की रिम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? सर मेंबर्स फिक्स करते हैं. जो इनके शेयर होल्डर होते हैं वो इनकी रिम्यूनरेशन वगैरह फिक्स करते हैं. तो यहां पे आंसर क्या आएगा? बैंक्स मैनेजमेंट कैन नॉट फिक्स द रिम्यूनरेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर अनलेस इट इज पास्ड बाय रेजोल्यूशन एट द एजीएम. ये बात सही है. सेकंड कहता है इन कंसल्टेशन विद ऑडिट कमिटी, गलत है. थर्ड पॉइंट कहता है ऑलरेडी अपॉइंटेड फॉर स्टॉक ऑडिट,
Therefore only audit committee can authorize, गलत है। लास्ट में कहते हैं ऑलरेडी अपॉइंटेड टू स्टॉक ऑडिट बाय द ऑडिट कमिटी, सो बैंक्स मैनेजमेंट ऑथोराइज टू अपॉइंट द सेम फर्म एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर विदाउट, गलत बात। सो 10th का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आती है? आती है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 11 पे। How the discrepancy of not preserving the intimations of cash remittances to currency chest by Kolkata branch should be dealt by the concurrent auditor in his audit report। तो concurrent auditor को जब भी कोई गड़बड़ मिलती है क्या वो सीधा जाके रिपोर्ट कर देता है? आंसर इज नो सर, पहले उसको ब्रांच मैनेजर के साथ डिस्कस करना पड़ता है, फिर रिपोर्ट करना पड़ता है। एक बार सर ये बात दिखा दो, 1 मिनट दो मुझे। सो बैंक ऑडिट के अगर आप लास्ट पेज पे आओगे तो आप देखोगे सर क्या होता है, बिफोर सबमिशन डिस्कस द इंपॉर्टेंट इश्यूज विद द ब्रांच मैनेजर। सर डिस्कस करना क्यों है? ताकि अगर कोई ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको पता चल जाए, और अगर कोई डाउट्स हैं उनको आप क्लैरिफाई वगैरह करके चलो। तो इस केस में सर क्या होगा, अगर आपको कोई गड़बड़ मिली है कॉन्करेंट ऑडिट में तो सीधा रिपोर्ट मत कर देना, पहले डिस्कस करना। तो ये कहता है रिपोर्ट द मैटर एज अ मेजर इरेगुलरिटी, नहीं। शुड वेरीफाई द डिटेल्स फ्रॉम ईमेल सेंड एंड क्लोज द मैटर, नहीं। इट इज अ माइनर रेगुलरिटी, इग्नोर द सेम। लास्ट में देखो बढ़िया वाला पॉइंट क्या कहता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सेंड फॉर कैश रेमिटेंस विद द ब्रांच मैनेजर एंड चेक फॉर इट्स कंप्लायंस इन द नेक्स्ट ऑडिट पीरियड। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई सर। अब आ जाओ केस सिनेरियो 3 पे। केस सिनेरियो 3 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द सिचुएशन गिवन इन पॉइंट 1। तो आ जाओ फटाफट पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। Auditor requested for the financial of preceding previous year along with the details of transaction till 25th May of the current year। सर मामला चल क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम एंड कंपनी CS is a new started firm. The first assignment was to conduct the statutory auditor of this company। फर्स्ट असाइनमेंट क्या मैं बोल दूं, ये ऐसे 510 वाला केस है सर। 510 यानी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, एंड यहां पे हमारा फोकस किस पे रहता है, ओपनिंग बैलेंसेस पे। तो ये कह रहे हैं सिंस इट वाज देयर फर्स्ट ऑडिट पार्टनर्स इमीडिएटली एक्सेप्टेड द वर्क विदाउट पेइंग अटेंशन टू द रेलिवेंट प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं किया। दे स्टार्टेड द वर्क फ्रॉम 25th May फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st March 2023। ड्यूरिंग द ऑडिटर रिक्वेस्टेड फॉर द फाइनेंशियल ऑफ प्रीवियस ईयर, इन्होंने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल क्यों मांगे होंगे सर? क्लोजिंग बैलेंसेस प्रॉपर्ली ब्रॉट फॉरवर्ड एज ओपनिंग बैलेंसेस, इसके लिए। सो मैनेजमेंट आर्ग्यूड दैट ये चीज हम इनको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन मांगी टिल 25th May। सर एक बात बताओ, 31st March 23 यहां फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, यहां से लेके 25th May 2023 इसकी डिटेल ये लोग क्यों मांग रहे हैं सर? इसको हम प्यार से बोलते हैं सब्सीक्वेंट इवेंट, हम इसको प्यार से बोलते हैं ऐसे 560 में सब्सीक्वेंट इवेंट। तो ये इन्होंने 560 के लिए मांगी, ये इन्होंने 510 के लिए मांगी, और इसके लिए भी मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो पहले केस को लेके कहता है क्या मैनेजमेंट सही है? मैंने कहा नहीं, ऑडिटर का तो हक है, 510 भी करेगा, 560 भी करेगा। ऑडिटर हैव द राइट टू आस्क ओनली द डिटेल ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, नो, हमको इस साल की भी दो। बोथ द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट हैव द राइट, बिल्कुल नहीं। ऑडिटर्स हैव द राइट टू आस्क बोथ द डिटेल एंड मैनेजमेंट कंटेंशन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, दैट इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर विल बी 12 का डी। अब आ जाओ क्वेश्चन 13 पे। Is Messrs Aim and Company guilty of professional misconduct for violating any provisions of CA Act? If yes, what? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन्होंने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, क्या इन्होंने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कोई गड़बड़ करी? सर इन लोगों ने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया और कोई रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं करे। अगर रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं करे तो इनको करना क्या चाहिए था सर? इनको दो चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले तो कंप्लायंस चेक करो विद सेक्शन 139 140, और दूसरी चीज इनको करनी होती है, वो करनी होती है प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट। क्लॉज 8 कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, जो कि यहां पे कहीं हमको दिख नहीं रहा। तो एक बात बताओ सर, यहां पे क्या क्लॉज 9 दे रखा है? क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल नहीं दे रखा। तो यहां पे राइट आंसर विल बी क्लॉज 8। क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल आने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि कोई प्रोविजन, रेगुलेशन और गाइडलाइन की नॉन कंप्लायंस नहीं है। क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, ये किसकी बात करता था? सोचो सर, मैंने कहा ये बात करता था, पहले तो सेकंड शेड्यूल में पार्ट 2 में गए, तो पार्ट 2 में क्लॉज 1 क्या बात करता था? PRG। फिर सर क्लॉज 2 जो था ये बात करता था आपकी एम्प्लॉइज फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट, इसका भी कोई रोल नहीं है। एंड लास्ट में कहता है फर्म हैज नॉट वायलेटेड एनी प्रोविजन, गलत। सो द राइट आंसर विल बी 13 का बी। अब आ जाओ 14 पे। इज मिस्टर श्याम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर विच क्लॉज? तो श्याम ने क्या काम खराब किया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहां पे इन्होंने सस्पेक्ट किया सीनियर अकाउंटेंट ने कोई फ्रॉड वगैरह किया है। हाउएवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला इट वाज अ ग्रॉस मिस्टेक ऑफ अकाउंटेंट हु हैड रॉन्गली डेबिटेड एंड क्रेडिटेड सर्टेन अकाउंट्स ऑफ 17 lakhs
कंपनी प्रोवाइडेड एविडेंस एंड हेंस द ऑडिटर वर कन्विंस्ड कोई फ्रॉड नहीं हुआ. Initially, company thought of handing over the tax audit work to the previous auditor. However, since they had a bad experience last year in the form of an argument, especially with respect to disclosure of key ratios, it was decided AIM and company shall also act as a tax auditor. After the conclusion of audit, Mr. Sham, one of the partners of the firm, was confused whether the firm could be guilty of professional misconduct. वो यही है क्योंकि इन्होंने previous auditor से communicate नहीं किया. ठीक है. फिर ये कहता है Messrs Hire P Limited. A recruitment agency contacted Mr. Sham. ये आ गई Mr. Sham की बात. Regarding a vacancy in a manufacturing company. अब मिस्टर श्याम ने क्या किया सर, इसने रिजाइन कर दिया अपनी फर्म से और कंपनी ज्वाइन कर ली. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब मजा आएगा. एजेंसी जो थी जिसके थ्रू श्याम को नौकरी मिली, इसने क्या किया सर, इसने इनवॉइस रेस कर दिया श्याम के ऊपर ऑफ द 0.2% ऑफ सीटीसी, और श्याम ने एजेंसी को पैसे दे भी दिए. श्याम ने एजेंसी को पैसे दे भी दिए. तो मैं एक बात बताऊं, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो पैसे श्याम से नहीं लेती, वो कंपनी से लेती है. जिस कंपनी को श्याम ने ज्वाइन किया है वो कंपनी का काम होता है कि वो एजेंसी को पेमेंट दे. अगर श्याम अपनी एम्प्लॉयमेंट में से किसी को भी शेयर देगा, अगर श्याम अपनी एम्प्लॉयमेंट फीस में से, वो बोलते थे ना अपन एमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो अपने एमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में से किसी को भी शेयर देगा तो वो गिल्टी हो जाते हैं इन प्रोफेशनल एथिक्स. सर कौन से क्लॉज में? तो सबसे पहले ये एम्प्लॉय वाला चीज है, तो ये पार्ट 2 में आता था. पार्ट 2 ऑफ योर शेड्यूल 1. ठीक है सर. अब एक बात समझने वाली जो है यहां पे वो ये है कि क्लॉज कौन सा था सर. क्लॉज कौन सा था? पार्ट भी समझ आ गया, फर्स्ट शेड्यूल भी समझ आ गया. क्लॉज कौन सा था? तो मैंने कहा था पहले क्लॉज में देना नहीं, दूसरे क्लॉज में लेना नहीं. पहले क्लॉज में देना नहीं, दूसरे क्लॉज में लेना नहीं, यानी क्योंकि इसने यहां पे शेयर दिया है तो इट विल बी क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ योर फर्स्ट शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. इसमें श्याम गिल्टी हो जाएगा. सो यहां पे क्या क्लॉज 1 दे रखा है? हाँ, बट पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 था, तो ये गलत हो गया. क्या क्लॉज 2 था? नहीं सर, क्लॉज 2 में तो अगर ये किसी एडवोकेट वगैरह से शेयर ले रहा होता तो दिक्कत होती है. नो तो आएगा ही नहीं. सो द राइट आंसर विल बी 14 का डी. यस, एज पर क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ही इज गिल्टी. अब सर घनश्याम भी है यहाँ पे. एक तो श्याम घनश्याम करके इन्होंने मस्त मस्त बातें तो कर रखी है. इज मिस्टर घनश्याम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? इफ यस, अंडर विच क्लॉज? तो घनश्याम ने क्या काम खराब किया वो भी देख लेते हैं. एंगर्ड बाय द एक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, मिस्टर घनश्याम को गुस्सा आया कि श्याम चला कैसे गया, तो इसने कंप्लेंट फाइल कर दी आईसीआई के साथ कि श्याम ने वायलेशन करी है. हैविंग कम टू नो दैट घनश्याम हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट, अब श्याम को पता चला घनश्याम ने कंप्लेंट फाइल करी है. श्याम ने कहा अब इसका तो मैं बदला लूंगा. वाइल थिंकिंग ऑफ अ सुटेबल रीजन टू फाइल अ कंप्लेंट, इसने रिकॉल किया कि घनश्याम ना रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाया हुआ है फॉर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ क्लाइंट, और शुभम सर ने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन में सिखाया था. एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन में सिखाया था कि आप अपने क्लाइंट के लिए डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हो, उसके रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है सर. तो यहां पे क्या मेरा प्यारा घनश्याम गिल्टी होगा? आंसर इज नो, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. यहां आपके प्यारे प्यारे एकदम दुलारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं. अब आ जाओ सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1. सीए राम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. जल्दी से सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और गेट रेडी. चलो सर, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा. सीए राम, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि अगर पहले करके नहीं गए होगे एग्जाम में क्लिक ही नहीं करेगा, क्या क्लॉज डालना है, क्या प्रोविजन डालना है, सब इधर उधर हो जाएगा. बट ये पता होगा कि सही कर रहे हो, बट क्या प्रोविजन आईसीआई लिखने वाला है, दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन. देखो क्या कहता है. ये कहता है सीए राम, अ प्रैक्टिसिंग सीए, इज वेल नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग जीएसटी केसेस एट जीएसटी ट्रिब्यूनल. ही डज नॉट प्रोवाइड एनी, चल रहा है ना, हाँ, ही डज नॉट प्रोवाइड एनी अश्योरेंस सर्विस. ये कोई अश्योरेंस सर्विस नहीं देता, ये सिर्फ जीएसटी केसेस को हैंडल कर रहा है. गिवन हिज रेप्यूटेशन, सीए राम इज अप्रोच्ड बाय अ कंपनी टू फाइल एन अपील इन द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट अ जीएसटी डिमांड ऑफ 6 करोड़. तो एक कंपनी है जिसके ऊपर जीएसटी डिमांड आई है 6 करोड़ की, उसके लिए उन्होंने सीए राम को पकड़ा कि भाई तुम हमारे लिए अपील फाइल करो, और इसने डेफ लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर दिया. CA Ram offers to accept a fees of 3,50,000 for filing the appeal and pleading at the GST tribunal. कमेंट करो, क्या CA Ram का ये जो एक्ट है इन टर्म्स ऑफ CA Act 1949 एंड शेड्यूल्स है या नहीं. अब मुझे एक बात बता दो भाई साहब, सारे बच्चे एक बात बता दो, क्या यहाँ पे कोई क्लॉज की फीलिंग आ रही है? सर नहीं, हमको कोई क्लॉज की फीलिंग तो नहीं आ रही, कुछ ऐसा गड़बड़ वाला काम हमको लग ही नहीं रहा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसमें प्रोविजन क्या डालें? सर प्रोविजन आप ये डाल सकते हो कि समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं.
तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप चलो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 की तरफ। हमने कहा चलेंगे, अब कह रहे हो तो चलेंगे। अब सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 तो याद है सीए डीम टू बी इन प्रैक्टिस की बात करता था, बट जहां डीम टू बी इन प्रैक्टिस के 3 पॉइंट दे रखे थे वहां पे ये तो लिखा ही नहीं था कि यहां पे टैक्स रिप्रेजेंटेशन की सर्विस दे सकते हैं। मैंने कहा तो ये देखो क्या कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में उन्होंने बोला था काउंसिल कैन अलाउ सर्टेन अदर सर्विसेज। काउंसिल जो होते हैं वो और सर्विसेज भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो एक मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस करे। उसमें हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज की बात करते थे। तो ये कह रहे हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम टू बी इन प्रैक्टिस अगर वो क्या करता है अकेले अकेले या इन पार्टनरशिप फॉर अ कंसिडरेशन क्या कर रहा है कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहा है वेट इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर रेंडर्ड बाय अ सीए इन प्रैक्टिस। ठीक है सर। फिर उसके बाद इस सेक्शन के बाद इन्होंने क्या बोला कि मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एंड पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, ना ही कोई इंप्लॉय कैपेसिटी में क्या दे रहा है रिप्रेजेंटेशन फॉर टैक्सेशन मैटर। मैं कहा ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा इन द गिवन सिचुएशन, इससे पहले भी इन्होंने एक रेगुलेशन और डाल दी रेगुलेशन 191। अब सर रेगुलेशन 191 में क्या इस तरह की कोई बात लिख रखी थी, एक बार फटाफट अपने एथिक्स के नोट्स पे आओ तुमको दिखाता हूं। जब हम रेगुलेशन 191 पढ़ते हैं तो इसमें क्या बोलता है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ काउंसिल, यानी काउंसिल को ध्यान में रखते हुए एक सीएन एक्ट प्रैक्टिस क्या क्या बन सकता था याद है, मैं बोलता था टर 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 लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, एडवाइजर। फिर ये बोलता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर कॉस्टिंग फाइनेंशियल और टैक्सेशन मैटर। और इसके अलावा ये लोग क्या कर सकते हैं, ये अपॉइंटमेंट ले सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनी लीगल अथॉरिटी। प्लस ये सेक्रेटरी भी बन सकता है प्रोफेशनल कैपेसिटी में। बट याद रहे ये सब चीजें क्या होनी चाहिए ऑन, इट शुड नॉट बी ऑन अ सैलरी कम फुल टाइम बेसिस। कभी भी आप ये चीजें सैलरी बेसिस पे फुल टाइम बेसिस पे नहीं कर सकते। मतलब आप इंप्लॉय तो नहीं होने चाहिए, मतलब आप कहीं ना कहीं क्या नहीं होने चाहिए, इंप्लॉय नहीं होने चाहिए। तो सर हमको क्या करना है ना, हमको बेसिकली यही दो सेक्शंस के साथ चलना है। सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। ये क्यों आएगा कि काउंसिल ने परमिट कर रखा है। अब काउंसिल ने परमिट कहां कर रखा है, उसके लिए यहां पे आई हमारे पास रेगुलेशन 191 जिसने कहा कि एज अ सीए आप टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विस दे सकते हो। बात समझ आई या नहीं आई? आई सर। तो ये दो प्रोविजंस बेसिकली आपने कोट करने, उसके बाद कुछ नहीं है, फैक्ट्स ऑफ द केस वहां से कॉपी पेस्ट करें और सीधा बोला राम इज नॉट गिल्टी। जो राम है ही इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई सर। अब इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 2, एकदम इजी क्वेश्चन है। मिस्टर जय इज अ प्रैक्टिसिंग सीए वर्किंग एज अ प्रोप्राइटर ऑफ मैसर्स अध्ययन कंपनी। ये अब्रॉड चला गया 4 महीने। जब भी कोई सीए अब्रॉड जाता है तो वो अपनी साइनिंग अथॉरिटी किसी ना किसी को देके जाता है। तो ही डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू मिस्टर विजय अ सीए एम्प्लॉय फॉर टेकिंग केयर ऑफ द रूटीन मैटर। अब जब वो गया था तो इन्होंने क्या क्या काम करे, अब आपको देखना है कि रूटीन मैटर है कि नहीं। विजय ने क्या क्या किया, ही आस्क्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चनर भेजे। क्या एक आर्टिकल या फिर एक सीए एम्प्लॉय ये सब हरकतें कर सकता है, सवाल वगैरह पूछ सकता है? पूछ सकता है। क्या वो वाउचर्स पे स्टैंपिंग वगैरह कर सकता है? कर सकता है। क्या जो भी एविडेंस उसको मिल रहे हैं वो उनको एक्नॉलेज कर सकता है, रूटीन में मेल्स वगैरह डाल सकता है, क्लाइंट को डाल सकता है। तो जितने भी रूटीन मैटर्स हैं दे कैन बी डेलीगेटेड। तो सबसे पहले अपन कोट करेंगे क्लॉज 12 पार्ट 1 ऑफ योर फर्स्ट शेड्यूल और बोलेंगे अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he allows a person, कौन सा पर्सन, नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीआई इन प्रैक्टिस, जो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, सीए इन प्रैक्टिस नहीं है, या फिर मेंबर तो है बट उसका पार्टनर नहीं है। सर किस चीज के लिए अलाउ किया? टू साइन 4 चीजें, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आती है? बैलेंस शीट और पीएनएल। तो साइन ऑन हिज बिहाफ और बिहाफ ऑफ हिज फर्म क्या क्या? रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है आपके बैलेंस शीट और पीएनएल। बट सर साथ ही साथ काउंसिल ने क्लैरिफाई किया जो भी रूटीन मैटर्स होते हैं जिसमें कोई सर्टिफिकेशन और ओपिनियन नहीं चाहिए वो आप डेलीगेट कर सकते हो। तो काउंसिल हैज क्लैरिफाइड दैट द पावर टू साइन रूटीन डॉक्यूमेंट जिनमें कोई ओपिनियन या ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मे बी डेलीगेटेड। फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस वाली बात लिखोगे और सीधा बोलोगे विजय सही है, विजय सही है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो मिसकंडक्ट एज पर दिस क्लॉज। इजी सर। अब आ जाओ जल्दी से चैप्टर नंबर 5 ग्रुप ऑडिट के क्वेश्चन पे। गिरधर लिमिटेड एक कंपनी है जो ओन करती है 61% वोटिंग पावर इन अनदर कंपनी। इट हाउएवर होल्ड्स एंड डिस्क्लोजेस ऑल द शेयर्स एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा के बैठा हूं
जिसमें मैंने उसका कंट्रोल ले लिया, भाई 61% आ गए मतलब कंट्रोल आ चुका है। तो अगर कंट्रोल आ चुका है और मैं बोलता हूं कि वो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब मेरी उसको लेके कोई फीलिंग्स नहीं है। तो सर अगर कंपनी को लेके फीलिंग्स नहीं होती तो AS21 ने क्या कहा था, इसको प्यार से टेम्पररी कंट्रोल, कंट्रोल तो है बट ये टेम्पररी कंट्रोल है, और अगर टेम्पररी कंट्रोल है तो आप इसको कंसोलिडेट नहीं करोगे। बट हमारे सीए फाइनल में एएस है क्या, नहीं सर, हम पढ़ते हैं इंड एएस, इंड एएस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या कहता है सर, वो कहता है ये टेम्पररी कंट्रोल वाली एग्जाम्शन नहीं चलेगी। प्लस हम क्लास में एक और एग्जाम्शन पढ़ते हैं एलटीएफटीआर। सर एलटीएफटीआर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं अपनी सब्सिडरी से पैसे ही नहीं निकाल पा रहा तो फिर वो मेरी सब्सिडरी किस काम की, मेरा क्या ही कंट्रोल है उस पर। तो एलटीएफटीआर की भी एग्जाम्शन यहां पे नहीं होती। तो भले ही टेम्पररी कंट्रोल हो या एलटीएफटीआर की रिस्ट्रिक्शंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कंट्रोल है, अगर आपका कंट्रोल है तो बाबू कंसोलिडेट तो करना पड़ेगा आपको, इस केस में कंसोलिडेट तो करना पड़ेगा। तो देखो क्या कहता है, शेयर्स आर एक्सक्लूसिवली हेल्ड विद अ व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, एंड गिरधर लिमिटेड ने रिप्रेजेंट किया दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग द सीएफएस मीरा लिमिटेड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन। क्या हमें इसको एक्सक्लूड करना चाहिए, आंसर इज नो। अगर कंट्रोल है तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा। बताओ आप कैसे डील करोगे, तो सर इनको समझाएंगे। As per Ind AS 110, there is no exemption for temporary control, no exemption for LTFTR। LTFTR का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, ये कोई एग्जामेशन देते ही नहीं है। तो अगर आपके पास कंट्रोल है, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी फॉर Ind AS कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आईसीआई ये अज्यूम करके चल रहा है जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करोगे वो Ind AS के बेसिस पे करोगे। प्लस ये कहता है कंसोलिडेशन शुरू कब होती है, जब कंट्रोल आता है, खत्म कब होती है, जब कंट्रोल चला जाता है। सो कंसोलिडेशन बिगिंस फ्रॉम द डेट द इन्वेस्टर ऑब्टेन्स द कंट्रोल एंड सीजेस व्हेन द इन्वेस्टर लूजेस द कंट्रोल। फिर इसके साथ आपने एक ये छोटा सा पैरा और लिखना है जिसका कोई रेलिवेंस नहीं था, आप यहां पे भले ही लिख दो एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज है, इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इन्होंने यहां पे प्रोविजन डाल रखा है। ये कहते हैं कि अगर आपको सीएफएस बनाने की नीड नहीं है तो भी आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर कहते हैं आपको सब्सिडरी के नेम बताने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी क्या उनसे रिलेशन है, बेसिकली नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, क्या ट्रांजैक्शन है, बताना पड़ता है। तो ये कहता है कि इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट विल बी सफिशिएंट अगर आप कंप्लाई करें विद द सीएफएस का प्रोविजन एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट, यानी डिस्क्लोजर देके चलो। फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस बताओ और चुपचाप बोलो गिरधर भाई तुम एएस वाले नहीं इंड एएस वाले हो, और क्योंकि इंड एएस वाले हो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीएफएस एज पर इंड एएस 110 बिकॉज द एग्जेम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल इज नॉट अवेलेबल। गॉट इट और नॉट, यस सर। अब आ जाओ जल्दी से, दो क्वेश्चन और हमारे पास बचे हैं, रिलेटेड सर्विस और रिव्यू वाले। रिलेटेड सर्विस का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्या कहता है, प्रैक्टिशनर विल नॉट एक्सेप्ट एनी कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट कौन सा एसआरएस था सर, हम तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, पहले 4400 आएगा या 4410, तो ध्यान रखना 4400 कहता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो जब आप मेरे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करोगे तो मैं 4410 में कंपाइल कर दूंगा, ऐसे फील से चलना। अगर आप मेरी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करोगे तो मैं 4410 में कंपाइल कर दूंगा, तो यहां पे क्या आएगा 4410, ठीक है सर। So practitioner will not accept the compilation engagement unless practitioner has agreed the terms of engagement with the management. In view of the above, mention the responsibility of management टू बी एग्रीड एज पर SRS 4410। तो मुझे एक बात बताओ, जो एंगेजमेंट लेटर होता है उसमें क्या आता है सर, स्कोप आता है, साथ ही साथ प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वही सिमिलर थी जो हम ऐसे 210 में पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। तो यहाँ पे सर क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोलेंगे, हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं देंगे बट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि बनाने का काम तो आपका है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड फॉर इट्स प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एज पर द FRF दैट इज एक्सेप्टेबल। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में गलतियां ना हो इसके लिए क्या लगाएंगे, इंटरनल कंट्रोल, डिम ऑफ आईसी। सो डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सो दैट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये बने फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 2 पॉइंट तो मैच कर गए। अगला पॉइंट क्या होता था सर, ऑडिटर को प्रोवाइड करना है विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अब यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए क्या सामग्री होती है सर, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ समझना है तो मैं मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगता हूं। अब ये डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन पे तड़का किसका लगता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और पॉलिसीज, यानी मैनेजमेंट की जजमेंट। तो ये कहता है आपने जो भी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट देगी,
ये क्या होने चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट होने चाहिए। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम मैनेजमेंट से क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। क्या ये सारे पॉइंट्स मैच हो गए? हाँ। अब इसके ऊपर तड़का किसका लगाते हैं, जजमेंट का। सो लास्ट में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जजमेंट, जजमेंट इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्लस अगर जरूरत पड़े तो उसको कोई असिस्टेंस भी दे सकता है अगर जजमेंट समझ में नहीं आ रही। सो लास्ट टाइम एक बार फटाफट मुझे चारों के चारों पॉइंट्स रिकॉल कराओ ना। सबसे पहले सर उसी फ्लो में चलेंगे, पीपीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एफआरएफ दैट इज एक्सेप्टेबल। सेकंड थिंग क्या था, डिम ऑफ आईसी, डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। अब ऑडिटर को क्या दोगे सर, ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर को क्या दोगे, सामग्री। अब सामग्री में क्या क्या आएगा मित्रों, सर सामग्री में आएगी सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैनेजमेंट से क्या मांगी, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। अब इस सब के ऊपर तड़का किसका लगाया, जजमेंट। तो ये आपके एकदम बढ़िया तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स डन 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 डन। सो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, चैप्टर 15 रिव्यू। ये कहता है अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द कंसिडरेशन ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब जब मैं रिव्यू परफॉर्म कर रहा था तो मुझे मिली क्या, इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। कहता है क्या स्टेप्स लोगे आप एज अ प्रैक्टिशनर फॉर द सेम। दिल पे हाथ रख के बताओ कौन सा स्टैंडर्ड आएगा रिव्यू का, सर एसआरई 2400 या एसआरई 2410। बड़ा बड़ा क्या लिखा है, प्रैक्टिशनर। तो जब लिखा है प्रैक्टिशनर यानी किसकी बात हो रही है, सर हम यहां पे बात कर रहे हैं एसआरई 2400। अगर लिखा होता ऑडिटर, कंपनी का ही ऑडिटर रिव्यू कर रहा है तो 2410 की राह पकड़ते, बट क्योंकि यहां लिखा है प्रैक्टिशनर तो 2400 में जाएंगे। अब सर 2400 ने हमको क्या सिखाया था, बड़ा सिंपल था। ये कहता था जब भी कोई इवेंट और कंडीशन मिले दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे। क्या मैनेजमेंट से पूछेगे, तुम्हारा प्लान क्या है। प्लान के अंदर दो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ये फिजिबल होना चाहिए यानी मैनेजमेंट की बस की है, प्लस इससे सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए यानी इट शुड बी, प्लान चेक करेंगे उसकी फिजिबिलिटी एंड इंप्रूव द सिचुएशन। अब जब आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया होगा, उस रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करो। क्या उस रिस्पॉन्स से आपको एक सफिशिएंट बेसिस मिल रहा है ये चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअली गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है। Evaluate the results of the management response कि whether it is giving a sufficient basis that financial statement should be actually prepared on going concern basis यानी going concern appropriate है। बट अगर going concern appropriate नहीं है फिर भी इन नलायकों ने going concern के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो यानी देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। बस ध्यान रखना जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आप इवेल्युएट करोगे कौन सी रोशनी में इवेल्युएट करोगे, इन द लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल फ्रॉम रिव्यू। तो जो बाकी इंफॉर्मेशन आपके बाकी प्रोसीजर से अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए आपने ये इवेल्युएट करना है। सो लास्ट टाइम एक बार फटाफट इस पॉइंट को गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो एक बार अपने रिव्यू के नोट्स पे आ जाओ ना मित्रों। आ गए सर, तो रिव्यू के नोट्स में अगर आप आते हो तो ये प्रोसीजर्स फॉर एड्रेसिंग स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था, इसमें आ जाओ गोइंग कंसर्न पे एक बार फटाफट आ जाओ, इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सर ये क्या कहता है, जब भी आप गोइंग कंसर्न के को देख रहे हो तो हो सकता है कोई इवेंट और कंडीशन मिल जाए विच में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो आप इंक्वायर करोगे अबाउट द मैनेजमेंट प्लान, देयर फिजिबिलिटी एंड देयर एबिलिटी टू इंप्रूव द सिचुएशन। ये सारे कीवर्ड्स आपके रेड वाले। फिर आप इवेल्युएट करो रिजल्ट्स ऑफ इंक्वायरी, क्या गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल है यानी अजम्पशन ठीक है या नहीं। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ठीक नहीं है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। याद रहे जो भी आप इवेल्युएट करोगे इन द लाइट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ रिव्यू जो आपके पास अवेलेबल है। तो यही की यही सेम टू सेम बात आपके यहाँ पे प्यारे प्यारे क्यूट एमटीपी में आईसीआई ने दे रखी है। यही बातें आपने यहाँ पे कवर करके चलनी है। तो सर इधर देखो सारे के सारे बच्चे, यहाँ आपका प्यारा प्यारा MTP2 नवंबर 24 गेट्स कंप्लीटेड। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, इसी तरह कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहो, इसी तरह कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहो एंड आई एम श्योर जीत पक्की होगी। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ये वाला MTP करके कैसा लगा, हाउ वर द MCQs, हाउ वर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, मजा आया या नहीं आया। एंड यस इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ते रहें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हैव एन ऑसम डे अहेड। जल्दी मिलते हैं।